सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट के कुछ सदस्यों के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे और टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं और साथ ही सीएम ने जनता से अपील करते हुए यह भी लिखा है कि सावधानी रखें और जरा सी भी असावधानी कोरोना को निमंत्रण दे सकती है। उन्होंने अहम जानकारी दी है और कहा है कि वो 25 मार्च से हर शाम को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक करते रहे हैं और अब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यथासंभव कोरोना की समीक्षा करने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में अब ये बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगर विकास और प्रशासन मंत्री भूपेंद्र राव, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चिंतित हैं, क्योंकि अब लोग कोरोना से सावधान होने की बजाय लापरवाह होते जा रहे हैं और ऐसे में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सीएम बघेल ने कहा है कि लोग लापरवाही ना बरतें, कोरोना किसी को भी हो सकता है, इसलिए सभी को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता से कोरोना से खुद का बचाव करने की अपील भी की है। बचाव में ही सुरक्षा है और इसलिए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन हम सबको करना चाहिए। मास्क है और सैनिटाइज़र है, इसका उपयोग लगातार करते रहना है, क्योंकि अभी तक की कोई वैक्सीन या इलाज नहीं हो पाया और लगातार कोरोना की संख्या देश में बढ़ती जा रही है। तो ये चिंता का विषय है और अब लोग थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, कोरोना किसी की भी हो सकता है, इसलिए बचाव में ही सुरक्षा है और इसके लिए हम सबको बचाव के जो उपाय हैं उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहां पर हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन नाग पंचमी के दिन मंदिर के शिखर के मध्य में स्थित नाग चंद्रेश्वर के दर्शनों का साल भर इंतजार करना पड़ता है, जो केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोलने वाले पुजारी ने बताया है कि नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के आभूषण नाग की पूजा की जाती है और हिंदू समुदाय में इसका खास महत्व है, इसलिए मंदिर के कपाट को 24 घंटे के लिए खोला गया है। और पुजारी ने बताया कि कोरोना के कारण आम लोग मंदिर में नहीं आ सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने पट खोले और पट खोल करके जो हमारी पूजन पद्धति है, षोडशोपचार पूजन, उसके अनुसार अपन ने भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया, वंदन किया। और चूँकि लाखों लाख श्रद्धालु पहले आते थे, दर्शन करते थे, लेकिन कोरोना महामारी और कोविड को देखते हुए वो तो संभव नहीं हो पाया। लेकिन अपनी परंपराओं को जीवंत हमें रखना है, तो परंपराओं को के निर्वहन के लिए उस विधा से हम लोगों ने पट खोल करके पूजन अर्चन करके और भगवान से यही प्रार्थना की है कि शीघ्र से शीघ्र इस महामारी से पूरे हमारे भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को जल्द से जल्द मुक्त करें। यही बाबा नागचंद्रेश्वर के से आज प्रार्थना की गई है। और आम श्रद्धालुओं की जो बात है, तो आम श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं और भाव से अपने भगवान नागचंद्रेश्वर का वंदन अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा करता है, वंदन करता है, अर्चन करता है, उसके समस्त प्रकार के पापों का क्षय होता है और उससे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को रक्षाबंधन के पर्व को लेकर के एक राखी के साथ चिट्ठी भेजी थी, जिसमें उन्होंने राज्य में शराबबंदी का वायदा याद दिलाया। अब इसी पर सीएम बघेल ने पलटवार किया है और सरोज पांडे से वादा किया है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी होकर रहेगी। सीएम ने यह भी बताया है कि वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी उन्होंने तंज कसा है और आभार जताते हुए कहा कि आपके भाई रमन सिंह ने 15 साल तक अपने आपके वादे को तोड़ा है। और इसके अलावा एक अपील उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक राखी अपने भाई नरेंद्र मोदी को भी भेज दें और उनसे भी वादा करवाएं कि देशवासियों से उनके द्वारा किए गए प्रत्येक वादे को वो पूरा करेंगे।
मध्य प्रदेश में नाग पंचमी के पर्व पर भी खूब सियासत हुई। सुबह से ही अजीबोगरीब ट्वीट देखने को मिले, चाहे वो बीजेपी के नेता हों या फिर कांग्रेस के हों। हर किसी ने नाग पंचमी के इस पर्व पर सियासी बयान दिए हैं और खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाना बनाया गया और नरोत्तम मिश्रा ने भी दिग्विजय सिंह पर जबरदस्त पलटवार किया है। इसी वार पलटवार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है, लेकिन कांग्रेस नेता अरुण यादव का बचाव करते हुए वो दिखाई दिए। इन्होंने कमलनाथ जी की सरकार को डस लिया तो सापनाथ तो ये हुए। और जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, ये इनके बोल से भी इतने डरते हैं भारतीय जनता पार्टी कि इनके बोल से भी इनको परेशानी है। और मैं समझता हूँ कि पूरी भारतीय जनता पार्टी से लेके इनके वरिष्ठ नेता से लेके आरएसएस, ये दिग्विजय सिंह जी की सोच और दिग्विजय सिंह जी के काम से इतना खौफ खाते हैं कि अगर हमला पूरे देश में, न केवल प्रदेश में, अगर किसी पे होता है राहुल गांधी के बाद, तो वो दिग्विजय सिंह के ऊपर। अरुण यादव और जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है आज और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो डाल के नागपंचमी की शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ कि नागपंचमी का दिन है और जो हमारे यहाँ इन सब चीज की पता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में सियासी वार पलटवार जारी रहा और सियासी घटनाक्रमों और कांग्रेस के नेताओं के बयानों पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी अपने ही अंदाज में पलटवार किया है। सुनिए। देखिए, कमलनाथ जी इस बात को उजागर कर चुके हैं कि किसने किसको डसा है। कमलनाथ जी ने सार्वजनिक रूप से बोला कि दिग्विजय सिंह जी ने ही मेरी सरकार गिराई। इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी को डसा है। पीसी शर्मा जी, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कीजिए और हम पर इल्जाम मत लगाइए। आपकी सरकार गिराने का श्रेय पहले ही कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी को दे चुके हैं। इसलिए यदि ऐसी टिप्पणी करना है तो दिग्विजय सिंह जी के लिए ही करिए, वही उचित होगा। बहुत शर्मनाक है, ये कांग्रेस की संस्कृति को उजागर करता है। और ये बात सही है कि जिस पार्टी में असंस्कारित पप्पू नेता होगा, उसके नेता भी इसी तरह की बातें करेंगे। अरुण यादव जी को चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी को लेकर, ट्वीट को लेकर सार्वजनिक माफी मांगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यदि कांग्रेस छोड़ी तो किसानों के हित के लिए छोड़ी। उन्होंने यदि कांग्रेस छोड़ी तो इसलिए छोड़ी कि आपके भाई अरुण यादव जी, जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने किसानों के कर्जे माफ नहीं किए। आपने और आपके भाई ने मिलकर कृषि विभाग में जो भ्रष्टाचार किया, उससे दुखी होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी है। आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, आपने कानून व्यवस्था बिगाड़ दी, आपने मध्य प्रदेश को तबादला उद्योग में परिवर्तित कर दिया। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी है। आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं, ये कांग्रेस की संस्कृति को उजागर। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded ₹2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus. Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के बेटवा में क्षेत्रीय विधायक विशाल जगदीश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेटवा नगर परिषद अध्यक्ष बब्बी दरबार पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद अध्यक्ष धर्म सिंह चौहान उर्फ बब्बी दरबार ने भी क्षेत्रीय विधायक विशाल जगदीश पटेल को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि वो उन्हें भूमाफिया साबित करें तो वो राजनीति छोड़ दें। एक भी विधायक प्रतिनिधि हो या विधायक हो, मैं स्वयं की अगर बात करूं तो मेरा खुद का भी काम है कॉलोनी का। संपत ब्रांड मेरा खुद का है, मेरे दादी के नाम से चलता है। इस इंदौर शहर के अंदर एक भी व्यक्ति कोई बता दे कि संपत परिवार ने किसी ने भी एक सरकारी जमीन या किसी को भी कुछ बेचा हो या उसको उसका पोजीशन नहीं मिला हो, इस नाम से बिकता है संपत परिवार के नाम से। और उल्टा स्थिति ये है कि इस इंदौर शहर के अंदर एक आरोप लगाने वाला नहीं मिलेगा। रही जो आरोप आपने लगाया है निराधार है, मैं इसकी निंदा करता हूं और आपको शर्म आना चाहिए। इस बेटमा नगर पंचायत की भोली भाली जनता ने आपको चुना था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो भय का माहौल आपने ये बना रखा है, लोगों की जमीनों कब्जा करना, मकानों के ऊपर कब्जा करना, ये शर्म करो बब्बी दरबार जी। आप और आपके गुरु दोनों सम्मिलित हो इसके अंदर। और आप मैं समझता हूँ कि थोड़ा आपको थोड़ी मानवता रखना चाहिए। गरीब लोगों का पैसा अगर खा के जाओगे तो ऊपर ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। और भी जहाँ भी कन्याशाला के यहाँ पर एक दुकान में आपके लोग प्रकरण हार गए, उसके बाद में आपके लोगों का कब्जा है, आज भी है वहाँ पर। और विधायक जी ने जो आरोप लगाए दशहरे में, इन्होंने दशहरे में बोला हम चंदा नहीं करेंगे। दशहरे का मैं आरोप लगाता हूँ कि आप जब सलमपुर ग्राम पंचायत से आपने दशहरे का आयोजन किया तो आपने दशहरे का बिल बेटमा नगर परिषद में 55,000 रुपये के हमारे यहाँ पहुँचाया। मैं अध्यक्ष था जब आपने बिल पहुँचाया और दशहरे का लाइट का बिल और सीएमओ पर दबाव बनाकर, प्रशासन पर दबाव बनाकर आपने ये कार्य करवाया। जब आप एक तरफ करो हम चंदा नहीं लेते तो आपने हमसे ही चंदा लिया। आप सत्य कहाँ पर हो? आप खाली एक बोल रहे हो बब्बी दरबार भूमि माफिया तो आपके आसपास आपके इर्द गिर्द घूमते हैं आपके कार्यकर्ता लोग भूमि माफिया, जो कांग्रेस के लोग। इन्होंने जो नहीं करना था 1.5 साल में, इतना अन्याय किया जी। आप बिल्कुल निराधार है। मैं तो भाई पेपर लगा रहा हूँ, ये पेपर ले आप, ये आप फाइल में सब आप पत्रकारों को प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप ये सब डॉक्यूमेंट ले जाएं और इनकी तलाश करें। जो यदि मैं गलत हूँ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। संसदीय सचिव बनकर शुक्रवार को पहली बार अपने गृह क्षेत्र खुनकुरी वापस लौटे विधायक यूडी मिंज इस बार नए अंदाज में दिखे। गमछे की जगह माता जगदम्बा के आशीर्वाद स्वरूप चुनरी को विधायक ने ओढ़ रखा था और लाल रंग की चुनरी और माथे पे चंदन का टीका लगाए हुए विधायक यूडी ने कोतबा से खुनकुरी तक का सफर तय किया और लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, खुनकुरी में आखिरी सभा के दौरान सभा की शुरुआत भी वंदे मातरम से की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के रतलाम प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर हफ्ते जिले में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा और आगामी आदेश तक हर शनिवार और रविवार के दिन जिले में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। नियमों को न मानने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी और कलेक्टर रुचिका चौहान ने जनता से एक आह्वान भी किया है। कलेक्टर ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए छूट जरूर रहेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा नगर में लॉकडाउन का असर नहीं रहेगा। इसका एक कारण यह भी है कि कोटा नगर में अब तक कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, जिसकी पुष्टि एसडीएम आनंद रूप तिवारी ने की है। लेकिन इस दौरान एसडीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करने की हिदायत भी लोगों को दी है। और वहीं स्थानीय कांग्रेस नेता का कहना है कि सभी लोग कोरोना से बेखौफ हैं और पुलिस प्रशासन भी सुस्त है। कोऑपरेटिव बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और इसलिए कभी भी कोरोना का विस्फोट यहां पर हो सकता है। महामारी को देखते हुए पूरे राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा है। सरकारी संस्था जितने भी हैं छत्तीसगढ़ में, कोई लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है और ये बीमारी को एकदम से हल्के में ले बैठे हैं। जैसे सहकारी बैंक में हम लोगों ने कई बार उधर आने जाने के बाद देखा कि जो किसान भाई आए हैं ना तो वो मास्क रखते, ना तो कोई गमछा रखते। और बैंक का कर्तव्य है लोगों को लॉकडाउन और डिस्टेंस का पालन कराने के लिए कि वहाँ साबुन हो, सैनिटाइज़र हो और लोगों को बार बार निर्देश करे कि भाई मास्क लगा के आइए। और पुलिस प्रशासन भी इसमें एकदम से सुस्त हो गई है, जैसे कि उनके पास कोई काम ही ना रह गया हो। आज हाट बाज़ार में देख लीजिए, सेंट्रल बैंक में चले जाइए, स्टेट बैंक में चले जाइए, कहीं पर चाहे सहकारी बैंक में चले जाइए, पुलिस टाइट ही नहीं है और इससे क्या है महामारी फैलने का
जलप्रपात है और सिद्धखोल में लोगों की सुरक्षा के लिए सभी तरफ से लोहे की जाल भी लगाई गई है और इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर झरने में 60 फीट की ऊंचाई से कूदकर नहाते हैं। सर ये क्या है, यहाँ पर बहुत असामाजिक तत्व पीने खाने वाला आते हैं और हम ही समिति वाले से ही मार पीटाई गाली गलौज बहुत करते हैं और समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पाते। तो हम शासन से यही मांग करते हैं कि कोई सिक्योरिटी के रूप में, चाहे वन विभाग का कोई कर्मचारी हो या फिर पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी है, कि यहाँ पर दे दे हमारे समिति के साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे कि हमारे कसडोल के एरिए में ऐसा जलप्रपात है। लोग काफ़ी दूर दूर से देखने आते हैं। बहुत खुशी होती है लोगों को देख के कि बाहर से लोग आते हैं हमारे इस एरिए को देखने। रहा सवाल प्रशासन सुरक्षा की, तो सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पे कुछ पोल्स लगाए गए हुए हैं जो कि झरने के पास फिलहाल वो इस समय टूटे हुए हैं और प्रशासन को इस बीच में ज़रा ध्यान देना चाहिए कि टूटे पोल की मरम्मत कराने और यहाँ पे एक बैरिकेड भी लगा के चौकीदार को कंटिन्यू लगातार बैठाना चाहिए। आज हम कई दिनों से देख रहे हैं इस झरने के ऊपर से लोग कूदते हैं, यानी जंप लगाते हैं नीचे की ओर, तो ये अच्छी बात नहीं है। और इस बीच में कोरोना काल के समय भी थोड़ा सा प्रशासन को इस बीच में बंद करवा देना चाहिए। जैसे कि हमारे पास भी घटा रानी जतमई को बंद करवा दिए, उस टाइप का थोड़ा सा यहाँ पे भी कंट्रोल कराना चाहिए। सिद्धखोल जो जलप्रपात है वो धार्मिक महत्व का भी स्थल है और वहाँ बहुत अच्छा झरना है, कसडोल के नज़दीक है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पिकनिक और बच्चों को घुमाने के लिए आते हैं। सिद्धखोल में कुछ काम वन विभाग द्वारा पूर्व में कराए गए हैं और अभी कल ही हम लोग को जानकारी मिली थी कि कुछ असामाजिक या बदमाश तत्व लोग वहाँ ऊपर से छलांग लगा कर वहाँ नहाते हैं। इसके बाद आज हमारे रेंजर साहब गए हुए हैं, हम लोग वहाँ चेन लिंक से उसको घेरने का वो कर रहे हैं। साथ ही हमने कुकरी कोना वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को भी वहाँ उसकी देख रेख, सुरक्षा और पार्किंग वगैरह व्यवस्थित करने, साफ़ सफाई के लिए लगाया था। किस कारणवश वो लोग इस साल वो काम नहीं कर पाए थे। आज उन लोग की वहाँ बैठक लेकर वो सब व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर से दुखद खबर सामने आई है। कांग्रेसी नेता और वकील की प्रदीप उपाध्याय की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है और जानकारी के मुताबिक 13 जुलाई को प्रदीप उपाध्याय में सर्दी खांसी के लक्षण दिखे थे। इसके बाद उन्हें एम्स रायपुर में भर्ती करवाया गया था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनके दोनों फेफड़े निमोनिया से बुरी तरह से संक्रमित हो गए थे और डॉक्टर के प्रयासों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पत्रकारिता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकारिता जनता को समय सामयिक घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए होती है और पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है कि शासन प्रशासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए और जनता की समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए। और पत्रकार अपनी जिम्मेदारी समझकर ही जो अवैध काम कर रहे होते हैं उनका भी पर्दाफाश करते हैं तो उन्हीं पर मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में ऐसा ही हो रहा है। कई पत्रकारों पर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, जिस पर बीजेपी ने सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरा है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का भी यही कहना है कि मीडिया समाज का दर्पण है और कहीं भी इस तरह झूठे मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। अपराध बढ़ रहे हैं, लोग शराब के आदी हो रहे हैं और नशे के सौदागर गांव-गांव घूम रहे हैं, कच्चा शराब बेच रहे हैं। कच्चा शराब बड़ी मात्रा में गांव-गांव में बनाया जा रहा है, गांव में खुलेआम गांजा की बिक्री की जा रही है। उस पर पुलिस प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे गांजा बेचा जा रहा है और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जबकि गांजा बेचने वालों के खिलाफ कोई पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करता है, शराब बेचने वालों के खिलाफ कोई पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करके उसका न्यूज़ बना करके देता है, तो उल्टा उस पर कार्रवाई करने के बजाय जिले की पुलिस वो पत्रकार के ऊपर ही मामला बना करके उसको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ऐसे अनेकों पत्रकार, कृष्णा टंडन है, लखन कश्यप है, अखिलेश पांडे, देवेंद्र रात्रे और अनेकों हमारे ज़िले के पत्रकार इससे पीड़ित हैं और ये बहुत गलत हो रहा है। पत्रकार हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उनके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस हमेशा मीडिया और पत्रकारिता के पक्ष में, हम हमेशा ये चाहते हैं पत्रकार और मीडिया हमारे स्वतंत्र रहे, निष्पक्षता के साथ जो भी मुद्दा उठाए कांग्रेस उसका समर्थन करे। और मेरा जहाँ तक मानना है कि मीडिया के ऊपर झूठे प्रकरण ना बनाया जाए,
मीडिया ही एक दर्पण है समाज का। अपराध कहीं भी घटित होता है, अनियमितता कहीं भी घटित होता है, उसको उजागर करने का ये माध्यम। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में गांव मुक्ता राजा में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें रात भर से लापता 2 युवकों की बारद्वार नहर में लाश मिली है और इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने बहुत ही जल्द सुलझा दी है और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने इस घटना का मुख्य कारण पुरानी रंजिश बताया है और पुलिस अधिकारी ने बताया है कि घटनास्थल पर खून के निशान और चप्पलें पाई गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अत्यधिक खोजबीन में कुछ संदिग्धों की नाम उसमें पता चला था। उन संदिग्धों को थाना लाकर जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया और इसके बारे में बताया गया कि दिलीप खांडे जो है इनको कुछ समय से परेशान करता था और इनके साथ पुरानी रंजिश को लेकर इन लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र बनाया गया था और उसको नहर के पास बुलवाकर उसकी हत्या कर और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए, शव को छुपाने के लिए उसकी मोटरसाइकिल में ही वहाँ आसपास पड़े साड़ी और गमछे से बांधकर उसको नहर में फेंक दिया गया था। इसमें 4 आरोपी का नाम आया है। ये सभी मुक्ता राजा के वार्ड क्रमांक 9 के ही रहने वाले हैं। विजय कुमार रात्रे और दिनेश कुमार बंसल, गोपाल बंसल, सरस्वती सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, तो दूसरी ओर तमाम नियम कायदों को दरकिनार करने वाले भी लोग पीछे नहीं हैं। भोपाल में एक बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी और राजधानी में पुलिस की दी गई दबिश में एक हुक्का लॉन्च बार में 33 युवक युवतियों के अलावा पब के मैनेजर और मालिक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूचना मिलने पर थाना शाहपुरा क्षेत्र में और मॉल के पास ट्रायलॉजी पब में कुछ लड़के लड़कियां पब में हुक्का और शराब पी रहे थे। रात्रि में एक्चुअल में जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोरोना के दौर में लॉकडाउन 8 बजे पूरा भोपाल बंद हो जाता है। करीब 11-12 बजे के बीच में जो है मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि ट्रॉजी लेन जो लाउंज है जो औरा मॉल के जस्ट सामने है, तो वहाँ एक हुक्का लॉन्ज चालू है और उसमें पार्टी चल रही है। उस सूचना को जो है हमारे द्वारा डेवलप किया गया। डेवलप करने के बाद जब वो इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गई उसके बाद हमने उसमें रेड की। रेड के दौरान जो है करीब 33, इसमें 26 लड़के हैं और 7 लड़कियाँ हैं और पार्टी करते पाए गए। पूरे लॉन्ज की जब पुलिस क्राइम ब्रांच के द्वारा जो है सर्चिंग की गई तो उसमें करीब 11 बोतल भिन्न भिन्न विदेशी शराब की जो बोतलें हैं, उसमें रम है, बियर है, वाइन है, विस्की है। उसके अलावा जो है 14 हुक्का लॉन्ज, जिसमें डिफरेंट फ्लेवर जो पिलाए जाते हैं मिला के, वो भी बरामद हुए। उसके अलावा जो है जो डिफरेंट फ्लेवर के अलावा जब और उसमें तलाशी ली गई, इन लोगों का पता चला तो जो करीब 7 केक जो नवेद की जन्मदिन की तथाकथित पार्टी जो वहाँ मनाई जा रही थी। चलिए फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANP न्यूज पर।
नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। वहीं गोंडा से अगवा हुए के व्यवसायी के पोते को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस घटना में 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अपहरण की वारदात सामने आने के कुछ ही घंटों के बाद यूपी पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ की भी खबर है। तो वहीं सकुशल रिहाई कराने वाली एसटीएफ की टीम को सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम दिया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने की खबर है। एडीजी प्रशांत कुमार ने घटना के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव और दीपू कश्यप घायल हुए। सूरज पांडे, छवि पांडे और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक स्तर से सभी टीमें लगाई गई। जो भी संसाधन हमारे पुलिस बल के हैं वो लगाया गया। साथ साथ जो हमारे स्थानीय पुलिस है, डीआईजी और एसपी गोंडा के नेतृत्व में काम कर रही थी। आज सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की टीम में सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम थी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो